चलिए आज दूसरा टॉपिक है अध्याय 2 संविधान का निर्माण। सोर्स पता आपको एम लक्ष्मीकांत है। ठीक है। टारगेट अपना वही है, उसमें कुछ मतलब नया कुछ नहीं करना है। अपने को याद रखना क्या 2026 क्या 24 मई ये याद रखना है। होता क्या है कई बार हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं। करते क्या है एकदम लास्ट में जाकर तैयारी शुरू करते हैं, है ना, प्रीलिम्स के लिए। ये थोड़ी सी गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। मतलब कि प्लान ये है, छोटे छोटे टॉपिक करते रहिए, एक एक सब्जेक्ट करिए, आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं। लेकिन जब यही चीज़ हम नहीं करते हैं अभी, तो आगे जाकर के फिर वही होता है, मार्च में शुरू कर रहे हैं, अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, फिर वही दिक्कत आती है कि पढ़ देखो भाई याद कुछ नहीं रहता है। अभी क्या है, धैर्य रस पढ़िए, आराम से पढ़िए। ठीक है, एक टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है, दूसरा ये चल रहा है संविधान की मांग। क्या इसमें प्रीलिम्स क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? देखिए ये तो याद ही रखिए कम से कम कि भारत में संविधान सभा गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार किसने रखा था? एम एन राय ने रखा था। कब? 1934। इतना ध्यान रखिए। उसके बाद एम एन राय देखिए, मन करे पढ़ लीजिएगा, ये चर्चाओं में रहते हैं कई बार, है ना, लोग अपने में डिस्कस करते हैं ना। सोशल मीडिया सबको चर्चा में ला देता है जो थोड़ा मोड़ा भी कुछ रहता है ना, सबको कहता है कि भाई तुम भी चर्चा में आओ, है ना। तो सोशल मीडिया से थोड़ा जो है कभी कभी दिखता भी है। यूपीएससी इन सबसे इंस्पायर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत से इंस्पायर्ड नहीं होता है, कभी कभी इनसे इंस्पायर्ड हो जाता है, कभी कभी नॉर्मल जो चीज़ें होती है उससे भी इंस्पायर्ड। मतलब यूपीएससी कहाँ से खोजता है कुछ पता नहीं है, ध्यान रखिएगा एक चीज़ ये। उसके बाद एक चीज़ ये ध्यान रखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी क्या? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार का तरफ चुनी जाएगी। वयस्क मताधिकार ये ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में। और उसके बाद क्या है, 1939 में एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस विचार का समर्थन किया और उसे दोहराया। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए नेहरू की इस मांग का अंत क्या है, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव अगर आप स्टेट पीसीएस के देखते होंगे तो आपको पक्का मिलेगा। अदर एग्जाम देखेंगे मैचिंग रहा था भाई, मैचिंग के लिए पूछा था कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। मैचिंग के लिए एक तरह से कर देते, तो ध्यान रखिएगा। 1942 भी आपको उम्मीद है याद ही होगा, है ना। इसके लिए कुछ बहुत बड़ी, ये सब क्या ना मॉडर्न में पढ़े होंगे, बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। आपने केवल क्या करना, पॉलिटी के अप्रोच से लेके चलना है, तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इधर कुछ है नहीं, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है पता चला कि सब पढ़ाने लगे तो हो चुका है फिर, है ना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना। हाँ ये ध्यान रखिएगा, संविधान सभा कुल सदस्य संख्या, ये देखिए संविधान सदस्य जो योजना की विशेषताएं थी, है ना। संविधान सभा कुल सदस्य संख्या अच्छा पढ़ करके रखिएगा। ऐसा मत समझिए कि केवल जो है मैं पढ़ा दूंगा तो आप नहीं नहीं नहीं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं एग्जाम में, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। ये मत समझिए मैं पढ़ा रहा हूँ बैठ करके, पढ़ाता फिर ऐसे नहीं पढ़ाता, फिर पढ़ाता तो अलग लेवल पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, 389 याद रखिएगा। बाकी ये सीटें वगैरह मन कर ध्यान रखिए, कभी क्या पता कुछ आ जाए, है ना। इधर तो बाकी और कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, इधर कुछ है देखने लायक प्रीलिम्स के लिए। ये देखिएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, है ना। ये ध्यान रखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946। ध्यान रखिए, कभी कोई स्टेटमेंट टाइप डाल देते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ गलती मत करिएगा, ठीक है ना। किसके लिए? 296 सीटों के लिए, ब्रिटिश भारत के लिए, है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73। एक ऑर्डर भी मतलब पता होना चाहिए, ऐसा ना ये भी नहीं मतलब जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात तो 208 और मुस्लिम लीग की बात तो 73, मतलब कि दो ही हैं मेन लीड में, बाकी कुछ दिख नहीं रहा कोई, है ना। बात ज़बरदस्ती बल कर दी जाए, लेकिन सच ही दिख रहा आपको, है ना। उसके बाद क्या है, इधर देख लीजिए कि यहाँ पर ये यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, लिख लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, ठीक है। तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। ध्यान रखिएगा, इनमें महिलाएं भी शामिल थी, ये भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी नहीं शामिल थे।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, जितनी लाइन मैंने पढ़ा आपको बताया आपको सब इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ, महिलाएं भी शामिल थी और महात्मा गांधी नहीं शामिल थे, ये चीज़ तो एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ये सब मन करे आपको याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए कि संविधान सभा में सीटों का आवंटन, संविधान सभा के चुनावों के परिणाम, ये सब तो आप टेबल में देख लेंगे मन करेगा तो। मन करे क्या, मन से नहीं चलेगा हम ना, समझते इस बात की है। ये पॉइंट कुछ लगता है थोड़ा सा कभी कभी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मतलब कि आ जाता तो इंपॉर्टेंट लगता है, नहीं आता तो भाई बात ही अलग है। देखिए, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, ठीक है ना, तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा करती है। तो उसको देख लीजिए अपने हिसाब से, याद रहे, अच्छी बात है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाली चीज़ कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वाली चीज़ क्या कहा कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, ये भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, क्या कहा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र और भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि ये सब तो आपने सब देख लीजिएगा। एक चीज देखिए कि स्वतंत्र संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। ध्यान रहे, भारत की जनता, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री दिमाग में आ जाए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, ये सब क्या है आपके फंडामेंटल राइट में दिखते हैं ना, मूल अधिकार में, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो ये आपके फंडामेंटल राइट में भी दिखता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी इधर आप देख लीजिए अपने हिसाब से, मतलब बहुत कठिन नहीं है ये, बस एक बार दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए, क्योंकि हो नहीं पाता इस समय पे, सही समय पे तो समस्या आती है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। कब की बात है, 22 जनवरी, मतलब ठंडी का मौसम था, इतना ध्यान रखिए, 1947 में। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, इसमें कुछ खास क्या खास तो है, लेकिन पढ़ लीजिएगा अपने से, जहाँ जरूरत हो मैं खुद बता दूंगा आपको, ठीक है। इधर ये देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। सभा की स्थिति में अभी 3 कौन कौन से परिवर्तन की, जरा इसको देख लेते हैं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए आराम से कि संविधान को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। कई बार आलोचना होती है, ध्यान रखिएगा कि संप्रभु निकाय नहीं है। जब मेंस का आप आंसर राइटिंग करते हैं तो सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ऐसी जो है सभा थी, कोई भी संविधान बना सकती थी, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने तो बदलने का अधिकार दे दिया। मतलब कि अगर ये ब्रिटिश संसद कुछ कानून बनाई होगी या बनाएगी, मतलब बनाई होगी पहले से, तो उसको जो हटाया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक तो ये पॉइंट। दूसरा क्या कि संविधान सभा एक विधायिका बन गई। संविधान सभा एक विधायिका, बिल्कुल बात होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। 2 अलग अलग काम सौंपे गए, क्या क्या, इनमें से एक था कौन सा, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। एक तो ये काम कि अब संविधान बनाएगी सभा। दूसरा क्या था कि देश के लिए आम कानून लागू करना, कि जो जरूरी कानून है, सामान्य कानून, उसको लागू भी कर देना।
एक तो क्या क्या, एक मतलब दिख रहे हैं यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक विधायिका का भी हो रहा है, एक कार्यपालिका का हो रहा है जो संविधान सभा थी, है ना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था, एक ही दिन तो होगा नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। कार्यपालिका अलग रहेगी, विधायिका अलग रहेगी, लेकिन संविधान सभा दोनों काम कर रही है। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन बनी? संविधान सभा बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। ध्यान रखिएगा, विधायिका में जब पार्लियामेंट बैठती है, संसद बैठती है, तो उसमें कौन करता है? मतलब जैसे हम लोकसभा मान लीजिए, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करते थे। तो वही कह रहे हैं कि जब ये विधायिका के रूप में बैठती थी तो इससे अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। लेकिन जब ये संविधान सभा के रूप में होती थी इसकी बैठक, तब कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद करते थे। मतलब कि संविधान जब बात आ रही है तो राष्ट्रपति टाइप, जिससे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, तो बस वो बैठक करते थे। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये देखिए, थर्ड पॉइंट जो है, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मुस्लिम लीग सदस्य कौन? पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, तो सिंपल से अलग हो जाएंगे। इसकी वजह से सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों के बजाय 299 तक आ गिरी। देख रहे हैं मतलब कितने लोग मतलब कम हो गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो एक पॉइंट ये, और कुछ है क्या? और कुछ है, लेकिन इसको अब रटेंगे फिर तो रटते रह जाएंगे। बाकी अन्य कार्य देख लीजिए। इसमें क्या है? इसमें पहला पॉइंट है कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। किसने? इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। किए इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। ये सब पॉइंट क्या है ना, डायरेक्ट आएंगे, अगर आएंगे भी तो स्टेटमेंट में एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आप जो थोड़ा सा तैयार रहिएगा, है ना। और देखिए ये पॉइंट कि 24, ये पूरा सेम ही है ना, कि राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये सब क्या एकदम कॉमन है, मतलब कि ये ईयर कॉमन है ना, डेट कॉमन, ईयर कॉमन है। थोड़ा सा इसको वैसे याद रखिएगा। और कुछ भी है इधर देख लें, ये तो बताने वाली बात नहीं कि 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान बना के मतलब तैयार हुआ। और इधर देखिए होता क्या है ना कि आपको बस यही सेलेक्ट करना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सब पढ़ने में फिर तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अपने से रट डालिएगा कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। कभी मान लो स्टेटमेंट, और यूपीएससी डालता है ऐसा स्टेटमेंट, आपने अगर PYQ देखा होगा आपको दिखेगा यूपीएससी जो है ऐसे स्टेटमेंट डालेगा कि ताकि जो आप कंफ्यूज हो, या मतलब फैक्चुअल रहेगा। तो वही होता है ना, पेपर देने के बाद तो लगता है कि पेपर पूरा तरह फैक्चुअल था, तो ये ना हो इसके लिए पहले जो है क्या करिए, प्रिपेयर रहिएगा। उसके बाद इसमें इधर कुछ है, और हाँ इधर तो ये कोई मतलब रटना है तो रट लीजिए, मन करे। समितियों के बारे में बता दें क्या, इधर कुछ था क्या तालिका बारे देखने के लिए। ये देखिए संविधान सभा की समितियां, इसमें बड़ी समिति है। बड़ी समिति याद रखिएगा, उस समय मेन नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, फेमस, मतलब मेन नेता मतलब फेमस थे बहुत ज़्यादा। तो इनको सिंपल सी बात है, संघ समिति, शक्ति समिति बनाई जाएगी। एक संघीय संविधान समिति खुद भी बन गए, मतलब दोनों जगह पे यही दिख रहे हैं आपको, संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। एक होता है संघ शक्ति समिति, एक है संघीय संविधान समिति, दोनों याद रखिएगा, दोनों भाई बनेंगे, है ना। उन्हें तो भाई सिंपल सी बात, जो प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, जो लीड कर रहा है सब कुछ, अगर ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं इसका मतलब पावरफुल रहे होंगे तभी बने हैं, या मतलब लोकप्रिय आदत है तभी बने हैं। तो याद रखिएगा कि संघ जैसे बात है, संघीय संविधान समिति की बात आ जाए या शक्ति समिति की बात, दोनों में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ठीक बात। प्रांतीय सिंपल तो रटने वाली बात नहीं, आपको ये बात याद पहले से होगा, सरदार पटेल।
क्यों इनका, अच्छा नहीं भूल भी जाए मान ली तब भी याद रखिएगा कि एकीकरण में इनका बड़ा भूमिका था, है ना, देश के एकीकरण में इनका बड़ा भूमिका था, इसलिए स्टेचू बना हुआ था। तो ये भी याद रखिए, इससे भी याद रखिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तो मतलब बताने वाली बात ही नहीं है। बाकी इधर देख लीजिए क्या है, मौलिक अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तो पटेल साहब हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, आप देख ही रहेंगे। और उसके बाद 5 उप समितियाँ थी, 5 उप समितियाँ कभी पूछा ही नहीं गया, अभी तक पूछा भी नहीं जाएगा। ये तो छोटे मोटे चीज़ें हैं, है ना, लेकिन याद रखिएगा, क्या पता छोटे मोटे कहीं कहीं पूछ लिए जाएँ। एक ये समितियों में इधर और भी कुछ है, यही छोटे मोटे समितियाँ हैं। प्रक्रिया नियम समिति देख लीजिएगा, आप देखिए प्रक्रिया नियम समिति, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है लेकिन कानूनी रूप से है कुछ इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जहाँ पर कानूनी रूप से इंपॉर्टेंट हो लेकिन पावरफुल नजर आए, जान लीजिए कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे, क्योंकि ऐसा काम जो राष्ट्रपति करते हैं ना, है ना, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखिए। वैसे ही राज्यों के लिए समिति कौन? जवाहरलाल नेहरू। समझौता कराएंगे भाई, मजाक बात आपको लग रहा है। संचालन समिति कौन? डॉक्टर। सिंपल सी बात है, संचालन मतलब संविधान की बात हो रही है ना, संविधान। तो थोड़ा सा ना अपने से गेस करना पड़ता है, याद रहेगा नहीं पता है मुझे, आज पढ़ रहे हैं उस दिन तक कुछ नहीं याद रहेगा। ये तो आपकी अगर मेहरबानी होगी कि आप 2-4 बार पढ़ लें याद हो जाए, वरना याद कुछ नहीं रहने वाला है, मैं खुद बता रहा हूँ इतना दिन से देख रहा हूँ। बाकी छोटी समितियाँ मन करे आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें देखने लायक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना। अभी समिति ऐसा पूछना तो हो चुका, फिर तो आप समिति पढ़ते रह जाएंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब देखिए, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन थी? प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए उन्हें जो है भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, या मतलब कि रचयिता कहा जाता है, लेखक कहा जाता है, जो भी समझ लीजिए, है ना। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, ये डेट बस सोच मन करें आपको याद रखने का, तो याद रख लीजिएगा कि 29 अगस्त 1947, है ना। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, संविधान के बारे में जानना जरूरी होता है ना, नहीं जानेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। बाकी इन सदस्यों के बारे में देख लीजिए, 7 सदस्य याद रखिएगा। 7 सदस्य जो होंगे समझ लिए बहुत दमदार लोग होंगे, मतलब बहुत पढ़े लिखे। ऐसा नहीं कोई भी आ जाएगा बैठ जाएगा, चलो हम भी संविधान लिखते हैं, थोड़ी कविता उसमें शायरी डाल देगा बीच बीच तो संविधान लिखने बैठे कि मैं लिखूंगा संविधान मुझे मज़ा आएगा, ऐसे सब फर्जी शायरी डाल दी इसी में। तो ऐसा नहीं करना था, उसमें बहुत टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं ना, कि जो मतलब कि कानून के विशेषज्ञ हों, देश दुनिया के बारे में जानते हों, सब कुछ समझते हों। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें हल्का मत दीजिएगा। तो इनके अध्यक्ष बारे को पता ही होगा, है ना, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। और इनको याद रखिए, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी। देखो के एम मुंशी आपको पता होंगे, 2 नाम पता होंगे, बी आर अम्बेडकर साहब का, के एम मुंशी। बाकी सबको नहीं पता होगा, हो सकता आप कि सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, आपको डाउट लगे मुस्लिम है, क्या पता ये नहीं होंगे, संविधान ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इनको नहीं रखा जाएगा, बस वहीं ख़त्म हो जाएगा खेल अगर आ गया तो। या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या अयंगर। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर अय्यर और अयंगर दोनों में से कुछ दिखे तो वहाँ पर आप ऐसे मत समझ लीजिएगा, मान लीजिए संविधान सभा है ये याद रखिएगा। बाकी एन माधव राव देखिए यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो एन माधव राव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। मतलब कि पहले कौन थे? BL मित्र थे, लेकिन उनकी मित्रता काम नहीं आई, तो कौन आ गए? BN माधव आ गए, माधव राव, है ना। एक भीमराव ऑलरेडी थे, अब एक माधव राव आ गए, ध्यान रखिएगा। तो नाम से मैचिंग करिएगा, एक अयंगर और एक भीमराव अम्बेडकर और एन माधव राव दोनों मारा ना, वैसे भी याद रखिएगा दोनों लोगों में। जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों त्यागपत्र दिया था कौन? BL मित्र। और कुछ याद रखना, TT कृष्णामाचारी, TT थे क्या याद रखिएगा, वैसा कुछ नहीं करना है। संविधान सभा में मान लीजिए कि जब लिख रहे थे संविधान सभा बैठ करके, ये कौन बोलते हैं, प्रारूप समिति में, है ना। तो उसमें कि प्रारूप समिति जो थी उसमें ये क्या कर रहा था? TT काम कर, वो याद रखिएगा, और कुछ करना नहीं है ना। 2 राव लोग थे, वो याद रखिएगा, अयंगर याद रख लीजिएगा, और एक मुस्लिम थे, उनको भी याद रखिएगा। ये कौन था? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, है ना, सादुल्लाह टाइप, ये बस याद रखिएगा। ये कौन था? TT कृष्णामाचारी। इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। देखो जगह ले, 2 लोग जगह लिए तो याद रखिएगा तो ये बहुत बड़ी मतलब भूल होती है, एक आदमी गलती कर बैठता है, अगर आ जाए तो, नहीं है कोई बात ही नहीं
विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। याद रखिएगा फरवरी में। बाकी ये सब आप जो है देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये पॉइंट मेरे मन कर रहा था कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई, 141, यानी 2 दूना 4, 1 1 2 जोड़ दीजिए, उसके बाद 2 दूना 4 कर दीजिए, ऐसा होता है, याद रखिएगा। ना तो सब गायब हो जाएगा, बता रहा हूँ ना, अभी पेपर बहुत दिन है तो गायब हो जाएगा। लगेगा कि अभी से हम कैसे पढ़ लें सब, तो गलती हो जाती है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान में प्रस्तावना था, समझ रहे ना, मूल संविधान प्रस्तावना था। संविधान के संशोधन के द्वारा प्रस्तावना लाया गया था, नहीं, मूल संविधान में पहले से था। गलती नहीं होनी चाहिए, कभी कभी बार होता है कि केस फर्जी डाल देता है यूपीएससी, है ना। प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 395, ध्यान रखिएगा, और 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय कितने अनुसूचियाँ हैं ज़रा देख लीजिएगा, है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, विधि मंत्री ध्यान रखिएगा, ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा था, ठीक है। और कुछ है, देखिए ये सब उन्हीं के बारे में है कि उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में पहचाना जाता था, है ना, पहचाना जाता है भारत के संविधान के जनक के रूप में। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ये उनके बारे में है, बाबा साहब के बारे में, तो आप थोड़ा सा जो है पढ़े रहिए बस वैसे। ये देखिएगा, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये पॉइंट कुछ रटे रहिए, काम चलेगा, है ना। बाकी ये लोग कौन आ गए नए, ये लोग भी कुछ हैं क्या, ये कहाँ से आते हैं, है ना। सबसे पहले ये वाला, ये बताना बात, संविधान का प्रवर्तन, संविधान प्रवर्तन, ये सब अनुच्छेद मतलब आपको याद रख लीजिएगा मन करे तो, नहीं कोई बात नहीं, है ना। बाकी जो बच्चे खुशे थे वो 26 जनवरी 1950 लागू हो गए थे। देखिए कि इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है, कौन, 26 जनवरी 1950, और इसे कब किस रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में, वैसे सामान्य तरह याद रखिए। और कुछ है, और कुछ खास है नहीं, है ना। ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मन करे तो, कि इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व लगा। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929, याद होगा आपको, में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस, 1929 दिसंबर की बात है, ठंडी का मौसम, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखिएगा। बाकी संविधान सभा की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ, हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा, याद रखिए, सब नहीं समाप्त हुआ था, क्या ये बचा हुआ था, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 वैसे सामान्य था। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, कौन कौन थे इसमें कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति में। इसमें देखिए सिंपल बात है, जवाहरलाल नेहरू साहब रहेंगे ही, एम आसफ अली ये थे, के एम मुंशी ये भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, देखिए अयंगर भी थे, है ना, अयंगर और के एम मुंशी दिख रहा है ना, और के टी सेठ, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम नाम सुने होंगे आप, जरूर सुने होंगे। तो ऐसे लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद और कुछ भी देखना है, ये सब आपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। संविधान सभा की आलोचना, देखिए संविधान सभा की जो आलोचना है ना, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आता ही है, मेंस में कहीं घूम घूम के आ जाएगा, तो याद रखिएगा। सबसे पहले क्या पॉइंट है कि
अगर आपको मान लीजिए प्रीलिम्स में ना मिले तो मेंस के लिए तैयार रहिए, क्यों तो होता है ना कभी कभी चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं, तो याद रखिएगा। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब क्या, आलोचन दलित का की संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। फिर किसके आधार पर हुआ था? आपको अभी दिखा होगा ना, बताए थे आपको, भूल गए, इतने अच्छे अच्छे पढ़ाए गए फिर भूल जा रहा, कैसे काम चलेगा। संप्रभुता का अभाव, अच्छा पहले ही बताया गया संप्रभु था, लेकिन अभी आलोचना लोग सिंपल आलोचना करेंगे। तो संप्रभुता का तर्क क्या है, देखिए इसका तर्क इसमें कि इनका कहना है कि क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था, इसलिए इसकी जो संप्रभुता नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार की से इजाज़त देती थी, है ना। तो ये आलोचना है, आप मन करे लिखे रहिए, मेंस के लिए कहीं काम आ जाएगा। समय की बर्बादी, बिल्कुल ये तो देख रहे हैं ना, ये मतलब कुछ भी बोल दो, है ना, समय की बर्बादी लग रहा है। इनका मानना है कि संविधान सभा ने इसके निर्माण से जरूरत से ज़्यादा कहीं समय ले लिया, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा समय ले लिया, मतलब उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 महीने में ही अपना काम पूरा कर लिया था, मतलब भारत को भी कर लेना चाहिए था। निजामुद्दीन अहमद संविधान सभा सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति, ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा। अन्य संविधान निर्माताओं से समझ, ठीक है आप देख लीजिएगा, मैं बताऊँ खुद ही इसमें, क्योंकि उधर कभी कभी कंपेरिजन करना पड़ता है अदर देश के साथ में, तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस का प्रभुत्व तो होना ही था, कांग्रेस का प्रभुत्व, जब कांग्रेस ही थी तो प्रभुत्व किसका होता? मैंने आपको पहले बता दिया, ऑर्डर में दिखा भी दिया था, अभी हो सकता है टेबल आगे है तो उसमें भी ऑर्डर है कि कौन कौन से सीटें किसके पास हैं, तो पता चल ही जाएगा। इनका मानना है कि जो है संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। भाई जब वही लोग रहे थे तो किसका रहेगा? इस संदर्भ में अमेरिका के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन, देखो क्या टिप्पणी मारते हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या लाइन मारा इन्होंने। संविधान सभा के एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। लिख लीजिएगा, कहीं पर कोट करने में काम आ जाएगा कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, काम कर जाता कभी कभी। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, अच्छा ये भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों नेताओं का बोलबाला था, रहेगा। जब वकील उस समय वही लोग थे तो बोलबाला किसका रहेगा? एक्टर का, है, फिल्में इस दुनिया वाले आएंगे अब वो संविधान लिखेंगे। ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलना चाहिए था। भाई जो खेत में काम कर, चलो भाई तुम संविधान लिखो। लिखो संविधान, क्या लिखेगा? उसको लिखने नहीं आ रहा होता, तुम अंगूठा लगाओ संविधान पे, तुम नहीं लिख पा रहे हो ना। तो खैर आलोचना पढ़िए, मजा आता है ना। आलोचना पढ़िए तो आपको लगेगा हाँ बात सही कर रहे हैं। आना चाहिए सबको, जो खेत में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, चलो भाई हथौड़ी लेके चलो तुम भी संविधान लिखो। है ना, तो ऐसे थोड़े होता है। खैर आज एक पॉइंट और, हिंदुओं का प्रभुत्व। इसमें क्या है, कुछ आलोचना के अनुसार क्या है, संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व। अच्छा हिंदुओं का वर्चस्व था। कौन है? लॉर्ड विस्काउंट, डिस्काउंट नहीं विस्काउंट, वैसे याद रखिए, नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसे हिंदू का निकाय कहा है। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा हिंदू का निकाय है। इसी प्रकार चर्चिल क्या बोल दिए? चर्चिल कुछ बोलेंगे, चर्चा में रहने के लिए चर्चिल बोलेंगे कुछ क्या बोलेंगे भाई? देखिए कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, देखा ना, केवल एक बड़े समुदाय का, बाकी समुदाय कहाँ चले गए? वो संविधान सभा में मतलब उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। सिंपल वैसे मन कर याद रखिएगा। आलोचना है, आप भी कुछ 2-4 पॉइंट याद रखिए। और भी कुछ है इधर, देखिए ये है आवश्यक तथ्य, है ना। आवश्यक तथ्य में कभी कभी यूपीएससी ऐसे दे देती है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वैसे याद रखिए कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। हाथी को, है ना, मुहर, पता चला यही नहीं पता है ना। एक पॉइंट ये, और क्या, सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा। वैसे इनको मैं कितनी बार चर्चा होगा ना कि HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव, अयंगर साहब रट लीजिए। संविधान सभा थे कि नहीं थे पता नहीं, क्वेश्चन भूल गए तो याद रखिएगा। LN मुखर्जी, ये कौन है? मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त, ध्यान रखिए। कौन क्या किया? चीफ ड्राफ्ट मैन, मुख्य प्रारूपकार किसको? LN मुखर्जी।
प्रेम बिहारी नारायण राजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। क्या थे? सुलेखक थे, अच्छा लिखते थे। मूल संविधान के एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। संविधान किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राजादा। अच्छा तो कई बार होता है, चर्चाओं में रहते हैं ना, याद रखिएगा। संविधान सभा और संविधान लिखना अंतर है, और संविधान का प्रारूप बनाना अलग है, सब अलग चीज़ है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन कलाकारों ने की, जिसमें नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे, है ना। नाम वैसे याद रखिए, कई बार क्या पता किस्मत साथ दे, किस्मत यही किस्मत होता है, पता चला किस्मत आप पढ़ रहे ही आ जाए नहीं किस्मत रहेगा तो आएगा नहीं, फिर कुछ भी कर लीजिए। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। ये भी मन करे आप जो है याद रख लीजिएगा। संविधान का हिंदी पाठ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान का हिंदी पाठ आप देखिएगा कि क्या मूल संविधान में भाषा के प्राधिकरण से संबंधित कोई प्रावधान था? नहीं था, याद रखिएगा। कब आया ये? 58वें संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब 58 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध क्या किया गया? प्रावधान किया गया था। ठीक है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाषा 22 सुने लिख पाते हैं रोमन में 22 लिखा, ये क्या लिखा? 22 लिखा है, में एक नया अनुच्छेद क्या जोड़ा गया? 394 का जोड़ा गया। ये कौन सा अनुच्छेद सर? याद रखिएगा, 394 का जोड़ा गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट रहे। बाकी कुछ प्रावधान भी इसमें किए गए हैं, प्रावधान याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है हिंदी को लेकर बात होता रहता है ना, तो याद रखिएगा। इस प्रावधान का अनुसार देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार कैसे होगा? पॉइंट क्या है? संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, भाषाई। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे, याद रखिएगा। पढ़े तो होंगे ही, लेकिन रिवीजन हो जाएगा ना, आसानी से क्या दिक्कत है, रिवीजन होना भी जरूरी है। देखिए क्या है, उसके बाद क्या है कि संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा, जो भी अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद होगा उसका। ठीक है, इस हिंदी का पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करवाएंगे। कौन कराएंगे? राष्ट्रपति। आप सोचे नहीं सर राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, संसद हो सकते हैं, ये सब नहीं सोचना है, राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या है, संविधान के प्रत्येक संशोधन का अंग जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद। ठीक बात है, तो कोई बात वही पहले वाली बात हो गई। ये देखिएगा, ये पॉइंट अगर आपको मन कर याद रखिएगा कि 1946 जो संविधान सभा थी उस पर सीटों का आवंटन कैसे था। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के लिए 292 सीटें थी। कितनी थी? 292 सीटें। देसी रियासतों के लिए 93, मुख्य आयुक्त के प्रांत के लिए 4। पॉइंट ये है कि जब संविधान सभा भारत की 1946 की बात हो रही है तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था, देशी रियासत था, मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, ये याद रखना है। मान लीजिए सीट भूल गया, कम से कम ये तो पता रहे कि थे कौन कौन से, पता यही भूल गए। उसके बाद ये देख लीजिए ऑर्डर मैंने आपको दिखाया था संविधान सभा के लिए जो कि इनको सीटों का ऑर्डर देखिए 208 कांग्रेस का, देखना कितना सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद 73, मतलब कि आधा भी नहीं है। उसके बाद एक आ गए, इनका तो भाई चलो ठीक है, जी खा रहा है तो अपना है राजनीति चल रही तो और क्या चाहिए। इधर कौन है संविधान सभा के? ये देखिए समुदाय आधारित हिंदू कितना है? 163 है ना। मुस्लिम आधा भी नहीं है, 80 दूना 160, 3 ज़्यादा है। अच्छा सर इतना ज़्यादा है। अनुसूचित जाति 31, ये तो और कम हो गए। बाकी भारतीय ईसाई पिछड़ी जनजाति, ये सब थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये बीच में गले में खराश रहती है तो इग्नोर करिएगा, मौसम ऐसे चल रहा है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन है? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था एक बार, मतलब जब पढ़ा रहा था उसमें मैं वाइट बोर्ड पढ़ा रहा था तो उसको बनाया था। तो और उसके बाद देख लीजिए इनका नाम याद रखिए, 15 लोग हैं शायद, है ना, 15 लोग।
ये देखिए 15 लोग हैं, है ना, कि विजय लक्ष्मी पंडित हैं, सुचेता कृपलानी हैं, सरोजिनी नायडू रेणुका हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, पूर्ण बनर्जी हैं, मालती चौधरी, अदिला रे हैं, कमला चौधरी, सब नाम याद रखिएगा। कुल मिलाकर संविधान सभा में कितनी 15 महिला सदस्य थी। ये चीज़ मैं बोल रहा था आपको, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये लिस्ट है, लिस्ट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। राज्यवार सदस्यता ये बताना पड़ेगी, इसमें कुछ है ही बताने लायक, बताएं क्या। रियासतें हैं, रियासतें आप देख लीजिए, भारतीय रियासतें जो 70 है, ये देख लीजिएगा। मन करे सर, मन करे तो हम कुछ भी देख लेंगे, देख लीजिएगा। बाकी इधर क्या है, इधर ये सत्र के बारे में है। सत्र मन करे ध्यान रखिएगा। जैसे पहला सत्र तो कम से कम पता होना चाहिए कि पहला सत्र कब हुआ था। तो कब हुआ था, 9 से 23 दिसंबर 1946, 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा कब हुआ था, 20 से 25 जनवरी 1947, ठीक है ना। ठंडी में दोनों हुआ, ठंडी में शुरुआत हुआ था सत्र। सब अपना कोट पैंट पहन के जा रहे हैं, कपड़ा वपड़ा लपेटे करके, आज संविधान लिखने का मौका मिलेगा। भाई ठंडी के मौसम में और क्या होता है, चाय पी रहे होंगे, 3-4 बार चाय पी रहे हैं, इस तो चर्चा नहीं आएगा ना। अंतिम कब हुआ था, 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। ये भी ठंडी तक मौसम पहुंच गया था ना, याद रखिएगा। ये सब सभा 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। ये रहा कुछ पॉइंट। बाकी ये देख लीजिए टाइम कितना लगा था, अमेरिका कितना टाइम लगा था। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। कितना समय लिया था भाई, 4 महीने कम ही लिए समय, इतने कम में बना दिए। कनाडा देखिए लगभग 2 वर्ष 6 माह ले लिए। सबसे ज़्यादा टाइम कौन लिया था, सबसे ज़्यादा टाइम लिया था आपका ये ऑस्ट्रेलिया, 128 अनुच्छेद लिखने में उसने जो है 9 साल लगा दिया लगभग। देख रहे ना कि मतलब जो है कैसे कैसे लिख रहे थे। और दक्षिण अफ्रीका ये कितना 1 वर्ष में लिख दिए थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा सबसे पहले कौन लिखा है, देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का ही है, 1900 में लिखा गया इसका संविधान। इस मामले में थोड़ा सा देख रहे हैं ना, ये किनका है, ये है ऑस्ट्रेलिया का। और क्या है, और कुछ भी है, ये अनुच्छेद है, संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, समापन जो देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको कम से कम इतना समझ में आ रहा होगा कि हाँ कुछ रिवीजन हो गया है ना। और इस रिवीजन से अगर 2-4 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं ना, 2-4 तो नहीं आएंगे, एक भी आ जाए बड़ी बात है। लेकिन जो पहला वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें पक्का एक क्वेश्चन आएगा। मैं 100% कह रहा हूँ, पक्का मास क्वेश्चन आएगा। आज वाले में से अगर स्टेटमेंट भी आ जाए, समझ लीजिए आप किस्मत अच्छी है ना। बस इतना मैं कहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।